ठीक है, तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ 52 में, ठीक है, 1952, तो देखो होता क्या है, देश की साक्षरता दर कितनी थी उस टाइम पे? लगभग 12%, ठीक है। अब ये टोटल थी, अगर आप फीमेल लिटरेसी रेट देखने जाओगे कि महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ही कम, ठीक है। तो जब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, बहुत सारी महिलाएं वोट ही नहीं डाल पाईं। क्यों? क्योंकि उनका कोई नाम नहीं था। आपने देखा होगा कि आज भी समाज में महिलाओं को उनके नाम से नहीं पुकारा जाता, नहीं बुलाया जाता। या तो वो अपने पति के नाम से जानी जाती हैं, या बच्चे के नाम से, या गांव की एरिया में देखोगे तो वो महिला अपने गांव से जानी जाती है, जहाँ से वो आई है ना। जैसे कोई पहाड़ी की है तो पहाड़ी वाली, कोई बनारस की है तो बनारस वाली को बुला लाओ, या कि चुन्नू की मम्मी, है ना, या कि मुन्नू की बीवी। उनका अपना कोई नाम नहीं है। तो जब वो वोट डालने गई, और एक्चुअली उनका वोटर आईडी नहीं बना, जब उनसे लोग पूछने आएगा अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम ही नहीं बता पा रही हैं, और यही बता रही हैं कि चुन्नू की मम्मी हूँ मैं, मुन्नू की वाइफ हूँ मैं, या कि जो समाज उनका नाम देता था कि बनारस वाली, इलाहाबाद वाली, पहाड़ी वाली, जिस भी गांव से आई हैं उस गांव के नाम से। तो ऐसी लाखों महिलाएं वोट नहीं कर पाईं 1952 में। तो हुआ, देखो आज भी क्या है, आपने देखा होगा कि घर में, परिवार में बहुत सारे सामानों पे नाम लिखवाए जाते हैं। देखा है, एक एक बर्तन पे भी घर वाले नाम लिखाते हैं। कोई कढ़ाई है, कोई गिलास है, कोई टंकी है आपके घर में, उस पर नाम लिखा होता है। तो एक ज़माना था जब महिलाएं भी अपने ऊपर नाम लिखवाती थी, गुदना गुदवा के, और वो भी अपने पति का नाम लिखवाती थी। तो इससे क्या साबित होता है, इससे क्या शो होता है? वो भी एक सामान है, वो भी एक माल की तरह है कि जैसे बर्तन है, गाय है, पशु है, भैंस है, गिलास है, वैसे ही एक वो है, स्त्री है। और कहा भी जाता था स्त्री धन, अब वो क्या है? धन है। तो ये शोषण का क्या लेवल था, आप समझ सकते हो कि वो एज ए चेतना, एज ए कॉन्शियसनेस, एज इंसान की तरह नहीं देखी जाती थी, वस्तु की तरह। और आज भी बहुत बड़ी समस्या है ये कि उनको सामान की तरह, वस्तु की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, उपभोग की वस्तु। और महिलाएं अपने आप को उसी तरफ से ढाल भी रही हैं, पुरुषों की नज़र से ही महिलाएं देख रही हैं अपने आप को। पुरुष क्या चाहता है एक महिला से? कि वो बहुत विद्वान हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, बड़ा दिमाग चलाए, वो शरीर से सुंदर हो, वो उपभोग करने के लिए परफेक्ट हो। और महिलाएं भी अपने आप को ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे आपने सुना था ना, पशुधन, गोधन, ऐसे ही था स्त्री धन। बाल विवाह और बहुविवाह दोनों एक साथ चलती थी कि पुरुष 5 साल 10 साल की बच्ची से शादी किया, मन भर गया, फिर दूसरी से किया, फिर तीसरी से किया, फिर चौथी से किया। तो जब वो सारी इकट्ठी हो जाती थी तो कहलाती थी स्त्री धन। जैसे कहते थे ना कि हमारे पास इतना पशुधन है, तो वो जमाना भी था कि हमारे पास इतना स्त्री धन है। ये है शोषण का लेवल, ये है स्तर। और घर वाले उनसे कहेंगे क्या कि बेटा हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, ये जो हम आपके लिए कर रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, कि घर से बाहर मत जाओ। जैसे कहेंगे ना लड़कियों को, घर से बाहर मत जाओ, क्यों? क्योंकि हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। आप अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हो, उसकी सुरक्षा के लिए कर रहे हो, कि उसके शोषण के लिए कर रहे हो?
उसको वो बरगद का पेड़ बनना चाहती है, लेकिन आप उसको गमले में लगा के रखना चाहते हो। अब बरगद का पेड़ गमले में रहेगा? बरगद के पेड़ के लिए तो खुली हवा चाहिए, खुली ज़मीन चाहिए कि जहाँ वह अपनी टहनियाँ और जड़ दोनों फैला के बड़ा हो सके, विशाल वृक्ष बन सके। लेकिन लड़कियों को एक पूरे सेक्शन को समाज के लिमिटेड करके उसकी संभावनाओं को कम किया जाता है। और ये बात महिलाएं भी समझ नहीं पाती। ज़्यादातर महिलाएं भी अपने आप को पुरुष की नज़र से ही देखती हैं, इसलिए हर फील्ड में लगभग वो पीछे होती गई। राजनीति हो, बिजनेस हो, समाज हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, हर जगह। बात समझ आ रही? और ये पीछे करने उनको कोई बाहरी नहीं आया, उनके घर वाले जो उनको ये कहेंगे कि हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों ने उसको सबसे पीछे किया है ना? क्योंकि महिला अगर आगे हो गई, एक्चुअल में देखो दोनों तरफ से होता है ये। आज पावर ज़्यादातर पुरुषों के हाथ में है तो पुरुष ऐसा कर रहा है। अगर यही पावर रिवर्स हो जाए, महिला के हाथ में आ जाए ना, तो महिलाएं भी ऐसे ही करती हैं। समाज के कुछ सेक्शंस में देखा भी गया कि जहां महिलाओं के हाथ में पावर आ गई है, वो भी पुरुषों पर इसी तरह का बंदिशें लगा रही हैं कि तू मेरा बंदा है, मजाल कि तुम मेरी अनुमति के बिना कहीं चला जाए, मेरी अनुमति के बिना तुम किससे बात कर लिया। ऐसे जैसे लड़का कहता है कि तू मेरी बंदी है, मेरी परमिशन, या तुमने उससे कैसे बात कर लिया, तुम वहाँ कैसे चली गई, क्योंकि पावर अभी उसके हाथ में है। पावर रिवर्स होती है तो सेम गेम होता है, गेम सेम है, बस कैरेक्टर बदल जाते हैं। तो ये है महिलाओं की कंडीशंस कि समाज में महिलाओं का क्या स्तर है। इसीलिए पहले लोकसभा के चुनाव में बहुत सारी महिलाएं वोट ही नहीं डाल पाईं, उनका कोई नाम नहीं है। जानवरों का, पशुओं का और या कि सामानों का कोई विशेष नाम नहीं होता, वो मालिक के नाम से ही जाने जाते हैं कि ये किसकी भैंस है, किसकी गाय है, फलाने की, किसकी स्त्री है, फलाने की। उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। बात समझ आ रही है? तो आप लोगों के बात समझनी है और इस चक्कर में नहीं फंसना है। आपका अपना खुद का एक अस्तित्व होना चाहिए कि हाँ, हम अपने नाम से जाने जाएंगे, जो मेरा नाम है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा काम है, उससे जाने जाएंगे। ये नहीं। मनुस्मृति का नाम सुना है? अब मनुस्मृति में कुछ बहुत बुरी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि बहुत पुराना ग्रंथ है और उस ज़माने का है जब स्त्रियों के ऊपर इतनी बंदिशें थीं, बहुत बंदिशें थीं, उस ज़माने का है। तो मनुस्मृति में एक बात लिखी हुई कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। जब वह छोटी है तो पिता के अंडर में है, भाई के अंडर में है। जब वह बड़ी हो गई तो पति के अंडर में है। जब पति मर गया तो पुत्र के अंडर में है। मतलब वह किसी के अधीन ही है। अब ये कितनी अच्छी बात, कितनी तुच्छ बात लिखी गई है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज का एक सेक्शन क्योंकि हमेशा गुलाम ही रहे, क्योंकि आपने महिलाओं को कभी इंसान माना ही नहीं, उनको एक चेतना, एक इंसानी दिमाग समझा ही नहीं, एक वस्तु समझा, उपभोग की वस्तु। बात समझ आ रही है? आज भी जो चल रहा है समाज में कि लड़के मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनके घर वालों का टारगेट क्या है? और लड़कियां क्या कर रही हैं? अपने आप को सजा संवार के बैठ रही हैं कि ये कमाएंगे और फिर हमको ले जाएंगे, है ना? गाय की तरह कहते हैं ना कि हमारी पत्नी कैसी है, गाय जैसी है। या कि माँ बाप भी कहते हैं कि हमारी बिटिया तो गाय है। अब कोई गाय को ले जाएगा तो क्या करेगा? फिर पालेगा। तो आप गाय बनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, गाय नहीं बनना है, पालतू नहीं बनना है कि हम गाय हैं, बोलो चलो हमको ले चलो पालो।
ठीक है, ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आप इंडिपेंडेंट बनो, आप स्ट्रांग बनो कि हम अपने पे निर्भर हैं, हम मजबूत हैं। हम गाय नहीं है कि हमको पालने की ज़रूरत है, हमको खाना देने के लिए पति की ज़रूरत है, हमारा खर्चा दूसरा उठाएगा, ठीक है। लेकिन घर वाले समाज आपसे ऐसी उम्मीद रखेगा, है ना। अगर आप शेरनी बनोगे तो आपके पिताजी खुद कहेंगे बेटिया गाय बनो, शेरनी क्यों बन रही हो तुम? क्योंकि अगर शेरनी बनेगी तो पिता को खतरा रहेगा ना कि कौन ले जाएगा। जैसे मान लो लड़की की शादी की बात चल रही है, पिता ये कह दे कि शेरनी है मेरी लड़की, चीड़ देगी, फाड़ देगी, डर जाएगा सामने वाला, भाग जाएगा वो तो, अरे शेरनी नहीं चाहिए अपने को, उसको क्या चाहिए? गाय चाहिए उसको। तो इस तरह के दिखावे, इस तरह के तरीके अपना अपना के महिलाओं का शोषण किया जाता है और महिलाएं उसी में खुश होती हैं। महिलाएं उसी को कॉम्प्लीमेंट समझ लेती हैं, है ना, कि कोई गाय कह दिया तो उनको लगता है हाय हाय क्या बात है, कितनी बड़ी बड़ाई कर दी हमारी, तो प्रशंसा कर दी। ये तुम्हारी प्रशंसा नहीं की है, ये तुम्हारे लिए शोषण का एक और जाल फेंका है और तुम उस जाल में फंस गई। देखो, इंसान को किसी गुलामी से, किसी जाल से निकाला तब जा सकता है जब उसको महसूस हो कि हम बंधन में हैं, हम गुलामी में हैं। अगर वो गुलामी को ही एंजॉय कर रहा है तो महिलाओं की कंडीशन ये बना दी गई है कि वो महिलाएं गुलामी को ही, बंधन को ही बड़े रौब से जी रही हैं कि मेरा पति तो कमा के लाता है, मुझे दे देता है, मैं बस बैठी रहती हूँ शानदार सोफ़ा पे और बेड पे बड़ा सा टीवी चला के देखती रहती हूँ, पति मेरा आएगा रात में, पति को खुश कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। ये क्या है सब? वो अपना शरीर की रोटी खा रही हैं एक तरह से, शरीर बेच के। ये सबसे बुरी कंडीशन है कि खुद वो अपने को कमाने लायक सक्षम, मजबूत नहीं बना पा रही, वो सिर्फ शरीर का बिजनेस, व्यापार कर रही हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। यू आर द जेन जी जनरेशन 21st सेंचुरी की। इन चक्करों में फंसना नहीं है। समाज आपको फंसाएगा बहुत, घर वाले आपको फंसाएंगे बहुत, लेकिन सही समय पे अगर आपको ये चीज़ें पता हो गई तो आप एक बार झिझकोगे, रुकोगे, ठहरोगे, सोचोगे और इससे निकलने का प्रयास करोगे, दूसरों को भी निकालोगे, ठीक है। तभी एक अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी और अच्छे इंसान बन सकते हैं। वरना शोषण तो चल ही रहा है कई सदियों से। बात समझ में आ रही है? तो ये है महिलाओं की कंडीशन पहले लोकसभा चुनाव से लेके आज तक। गांवों में जाओगे ना तो महिलाओं के अभी बहुत सारे नाम नहीं होते, देखोगे आप लोग, उनको कैसे बुलाया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, सेकेंडरी, दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। घर में जब सारे पुरुष प्रजाति के लोग खा लेंगे तब महिलाएं खाना खाएंगी। बनाएगा कौन? महिलाएं। लेकिन कंज्यूम सबसे लास्ट में करेंगी, खाएंगे सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि उनका कोई उतना महत्व नहीं है। महत्व उसका है जो पावरफुल है। बात समझ आ रही है? ये है भारतीय समाज। और बहुत सारे लोग इसी को संस्कृति, कल्चर का नाम देंगे, है ना, कहेंगे कि हमारी लड़की बड़ी संस्कारी है, बड़ी संस्कारी है, खाना बनाती है, सबको खिलाती है, फिर खाती है। ये उसको नाम जोड़ देंगे संस्कार से, और फिर एक नया शोषण का चक्र चलेगा संस्कार के नाम पे कि मेरी बिटिया कुछ बोलती नहीं है, बड़ी संस्कारी है, कभी आवाज़ नहीं उठाती। ये सब शोषण के चक्र हैं, चक्र, ठीक है। तो जब आपके साथ ऐसी घटनाएं घटे तो आप अलर्ट हो जाओ कि कहीं ये शोषण का चक्र तो नहीं डाला जा रहा है मेरे ऊपर, और तुरंत अपनी आवाज़ उठाओ, ऐसे जवाब दो कि दोबारा ऐसे चक्र कोई डालने से पहले आपके ऊपर सोचे कि नहीं नहीं, यहाँ पे दाल नहीं गलेगी अब, ठीक है। लड़के भी ये मत सोचो कि ये सिर्फ सारी बातें लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शोषण के ऐसे तरीके होते हैं कि बड़ा संस्कारी बच्चा है, कुछ बोलता नहीं है, शांत रहा एकदम,
आवाज़ नहीं उठाता। लड़का नहीं है तो ये भी गऊ है, अब उसको बैल तो कहेंगे नहीं, क्योंकि बैल कहेंगे तो मामला उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। उसको भी ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट देंगे। अब बैल कह देंगे तो फिर ये हो जाएगा ना कि ये तो सुनता ही नहीं है, बैल है। अब देखो, गऊ शांति का प्रतीक है, संस्कारी का प्रतीक है, लेकिन बैल वहीं असंस्कारित। जबकि बैल भी तो गऊ से आया है, गाय से ही आया है, हैं? गाय का ही तो संतान है। लेकिन बात प्रतीकों की है, तो ऐसे प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है आप लोग जानते हो? 5 साल। ठीक है। और 5 साल के भीतर भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सरपंच का इस्तीफा हो गया, सरपंच को हटा दिया गया, तो फिर चुनाव कराए जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, मर गए तो भी चुनाव कराया जाएगा। ठीक है। अगर 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बचा है तो उपचुनाव मतलब चुनाव कराए जाएंगे, इसमें हम तो आपको लिखाएंगे। लेकिन 6 महीने से कम का कार्यकाल बचा हुआ है तो फिर वो अपने टाइम पे ही चुनाव होगा। ठीक है। हाँ, वो पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से सरकार उस टाइम पे, या कि उप सरपंच के माध्यम से, बहुत सारे पद होते हैं, उप सरपंच भी होता है, उप सरपंच के माध्यम से वो चलती रहती है पंचायत। तो आप थोड़ा सा इसमें लिख लो, पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं। पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं इसमें लिखो। कितने उम्र चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए? 21 वर्ष। 30 बोल रहा है कोई? यस, लिखो पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं। नंबर 1, पंचायत में निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। 21 ईयर्स। ठीक है। आगे लिखो, पंचायतों की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। कईयों बार यही पूछा है आपके एग्जाम्स में कि पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या? तो पंचायतों की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी लोग शामिल होते हैं। पंचायतों की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी लोग सदस्य होते हैं। कहाँ थे आप लोग? बहुत इम्पोर्टेंट काम था वो। ठीक है, ठीक, लिख लिया। मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 साल। और पंचायत का चुनाव लड़ने की 21 ईयर। विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने की 25 ईयर्स। ठीक है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने की आवाज़ नहीं निकल रही है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की, राज्यपाल का लिए कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25। हाँ, तो जो बोलो ध्यान से बोलो। ठीक है। मतलब 25 साल का कोई आदमी है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र का क्राइटेरिया पूरा कर लिया। क्यों? क्योंकि वह 25 साल की उम्र में सांसद बन सकता है और एक सांसद ही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। बने ना बने अलग बात है, लेकिन वो एलिजिबिलिटी रखता है। भारत में अब तक सबसे यंग प्रधानमंत्री कौन रहा है? कितने साल की उम्र में बन गए थे? कभी आप लोग सोचते हो कि भारत का प्रधानमंत्री 30 साल का हो सकता है? ऐसा है कोई लीडर जो आपको दिखता हो कि ये 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनेगा? यस। चिराग में आपको प्रधानमंत्री दिखता है? नहीं सर, आप लेकिन वो 30 तो पार कर चुका है। भारत की राजनीति में संभव ही नहीं है। ठीक है। फ्यूचर में आज से 10-20 साल बाद संभव हो जाए अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं दिखता कि कोई 30 साल का लड़का है
जो प्रधानमंत्री बनने के एक तरह से कंटेस्ट कर रहा हो। अब भारत के सबसे यंगेस्ट लीडर जो बड़े लीडरों में हैं, युवा लीडर कहे जाते हैं, राहुल गांधी, लेकिन वो भी 50+ हैं। ठीक है, तो भारत का युवा लीडर भी 50+ होता है, जबकि ये है कि आप 25 साल की उम्र अगर अचीव कर लिए तो आप योग्य हो, आप दावेदार हो, क्योंकि भारत की राजनीति अभी इतना मैच्योर नहीं हुई है कि ऐसे यंग लोगों को, भारत में अमूमन प्रधानमंत्री बनना 60 के पार ही होता है, कि जो 60 साल की उम्र, और बाकी जगह 60 में क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। बाकी जगह, बाकी आप ब्यूरोक्रेसी में जाओ, किसी भी जॉब में जाओ, तो 60 की उम्र में क्या होता है, रिटायरमेंट की एज होती है। लेकिन वहाँ आपका प्रधानमंत्री का करियर शुरू होता है 60 के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि युवाओं का पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा सा, युवाओं की जो आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है राजनीति में। जैसे आपने सुना था ना, कांग्रेस में उग्रवादी दल, उदारवादी दल थे, दोनों के बीच में स्ट्रगल चलती रहती थी कि कौन अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का, उदारवाद का कि उग्रवाद का। इसी के चक्कर में सूरत में विभाजन भी हो गया था कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन में। उग्रवादी चाहते थे मेरा बन जाए, उदारवादी चाहते थे मेरा बन जाए। लेकिन अभी युवाओं का इतना ध्यान नहीं है राजनीति में, युवा इस बात पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री युवा बन जाए कोई। और जो अपने नेता अपने आप को युवा कहते भी हैं, वो 50+ हो जाते हैं युवा कहते कहते। तो युवा चाहते हैं, फिर युवा उन्हीं के पीछे चलने लगते हैं कि यही बन जाए तो मान लूँगा कि हमारा प्रतिनिधित्व हो गया। ठीक है, तो आप लोगों के टाइम पे हो सकता है कि अगर आप लोग आज इसी टाइम पे राजनीति में आप अगर पदार्पण कर जाते हैं, राजनीति में एंटर कर जाते हैं, तब आप 25 साल की उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, और आपका प्रभुत्व इतना हो कि पार्टियां आपको भी बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हो। लेकिन भारत में 25 साल का लड़का क्या करता रहता है? 25 साल के लड़के को कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, वो बेहोश है। बात समझ आ रही है? हाँ, विदेशों में, कई सारे देशों में आप देखोगे 30 साल 35 साल के प्रधानमंत्री बने हैं, यंग डायनेमिक लीडर्स। हमारे यहाँ 30-35 साल लड़का परेशान है समाज से, घर से, परिवार से, घर वाले उसकी शादी कराने के लिए परेशान है कि प्रधानमंत्री होने छोड़ो, पहले इसका ब्याह करा दो, तो जो भी उसकी अपॉर्चुनिटी है और ख़त्म हो जाए, वो फिर इसी में फंस जाए। ठीक है, तो आगे लिखो, पंचायतों का कार्यकाल लिखो। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। यदि पंचायतों का विघटन समय से पहले हो जाता है तो, यदि पंचायतों का विघटन समय से पहले हो जाता है तो अब विघटन मतलब पंचायत भंग हो जाती है, समय से पहले हो जाता है तो विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए। मतलब चुनाव कराने जाएंगे 6 महीने के अंदर। लेकिन चुनाव किसके लिए होगा? बचे हुए समय के लिए। ठीक है, फिर से 5 साल के लिए नहीं होगा, जितना समय बचा रहेगा उसके लिए ही चुनाव होगा। लेकिन यदि पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो, लेकिन यदि पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो तो चुनाव समूचे 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, अगर 6 महीना से कम बचा है कार्यकाल तो 5 साल के लिए चुनाव होगा। 6 महीना से ज़्यादा बचा हुआ है कार्यकाल तो सिर्फ जितना टाइम बचा हुआ है उसके लिए ही चुनाव होगा, ज़्यादा के लिए नहीं। ठीक है, क्या बोलें एक बार बताइए। कहाँ तक आपने लिख पाया? क्या छूटा हुआ है बताओ? हाँ, 6 माह से कम हुआ तो बचे हुए समय के लिए ही चुनाव होगा। बचे हुए समय के लिए ही चुनाव होगा। 6 माह से अगर
6 माह से अगर कम हुआ तो समूचे 5 साल के लिए होगा, अगर 6 माह से ज़्यादा बचा हुआ है तब बचे हुए चुनाव के लिए होगा, टाइम के लिए होगा। ठीक है, सबका चुनाव होगा, मतलब सबका चुनाव होगा। और पंचायत भंग हो गई, जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, वैसे ही समझो पंचायत होती है। ठीक है, जैसे मान लो केंद्र सरकार भंग हो गई, सरकार गिर गई, तो दोबारा चुनाव होगा तो जरूरी नहीं कि जो मंत्री बने थे वही, जैसे मतलब प्रधानमंत्री की डेथ हो गई, ठीक है, तो सेम कंडीशन वहाँ लागू होती है कि 6 महीने से अगर ज़्यादा का कार्यकाल बचा हुआ है तो चुनाव होगा, कम का कार्यकाल बचा हुआ है तो 5 साल के लिए चुनाव होगा। ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। अब आप अगली हेडिंग डालो, पंचायतों के अधिकार। क्या क्या अधिकार हैं पंचायत के, इसमें लिखो, राज्य विधानसभा द्वारा कानून निर्माण करके पंचायतों को कर लगाने और कर वसूलने की शक्ति प्रदान की जाती है। टैक्स लगाने की और टैक्स वसूलने की और वसूलने की, ठीक है, शक्ति प्रदान की जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना तैयार करना। नंबर 2, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना तैयार करना तथा योजनाओं को लागू करना, ये उनका अधिकार है। सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना तैयार करना तथा उनको लागू करना। ठीक है, अब देखो पंचायत के कुछ कार्य होते हैं, जिसमें से कुछ अनिवार्य कार्य होते हैं, कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं। ठीक है, कुछ तो अनिवार्य ऐसे होते हैं कि जो उनको करना ही करना है, पंचायतों के लिए मस्ट है। अब कुछ उनके इच्छा पे है कि अगर कर चाहें तो लिखो पंचायतों के कार्य। पंचायतों के कार्य में लिखो, नंबर 1, सब जानते हो आप लोग इसके बारे में, क्या क्या करती हैं पंचायतें। सार्वजनिक कुआं, तालाब, बावड़ी, इनका निर्माण, पुनर्निर्माण, रख रखाव करना, लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था करना। ठीक है, सारी चीज़ें जो पंचायत लेवल पर होती हैं। तो लिखो इसमें लिखो, 1-2 पॉइंट लिख लो, इसके बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। जानते सब हो लेकिन बता नहीं पाओगे जब लिखने की बात आएगी। यस, 29 मुद्दे हैं वो वही उसके कार्य हैं, समझ रहे हो, लिख लोगे आप लोग, ठीक है। और जो 11 कार्य हैं, 11 मुद्दे हैं, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हैं, वही उनके कार्य हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आपका इस बार का पेपर कैसा होगा, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पता चला गोला लगाना वाला सिस्टम गया इस बार। ठीक है, अभी आज जो तुक्का लगा के आ जाते थे KBCD में होगा, इस बार आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए, शब्द होने चाहिए आपके दिमाग में। पता चला आपको लगेगा सुने तो हैं, आता तो है, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है। तो प्रैक्टिस से आते हैं शब्द। ठीक है, वरना 2 लाइन लिखोगे ख़त्म हो जाएगा सारा मटेरियल आपका। बोलेगा अब तो जितना दिमाग में था लिख दिया सब, अब इससे आगे कहाँ से लिखें। तो ऐसा होता है जब आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, तो ये पंचायत का आपका था। और एक पंचायत की स्कीम है मनरेगा, नाम सुना है? क्या होता है मनरेगा का फुल फॉर्म? हाँ, बताओ, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले इसका नाम था नरेगा, माँ बाद में जुड़ा, माँ मीन्स महात्मा गांधी। ठीक है, नरेगा का मीन्स क्या?
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। फिर हो गया महात्मा गांधी, जब एम जुड़ गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, गारंटी स्कीम, ठीक है। तो ये क्या है? रोजगार की गारंटी है। पंचायत इसके तहत, इस एक्ट के तहत पंचायत सरकार आपको गारंटी देती है कि आपको 100 दिन का रोजगार दूंगा मैं पंचायत में। आपका अधिकार है ये एक तरह से। आप अपने सरपंच प्रधान के पास जाके मांग सकते हो जॉब कि हमको 100 दिन का जॉब दो। अब अगर वो नहीं देता है 15 दिन के अंदर तो उसको भत्ता देना पड़ेगा, बेरोजगार भत्ता देगा आपको। बात समझ आ रही है? कि तो जब आपका मन करे कि मेरे पास अब खर्चे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, तो आप प्रधान के पास चले जाओ। बिल्कुल। तो कैसे देगा पैसा? जेब से देगा क्या? तो आप उसको कह दो कि मुझे जॉब दो तुम, और वो भी नहीं कि कहीं आपको भेज देगा कि जाओ अमेरिका, जाओ लंदन, जाओ मुंबई चले जाओ जॉब करने, नहीं, अपने पंचायत के सीमा के भीतर। समझ रहे हो? अब अगर वो आपको नहीं दिया तो फिर आप उससे भत्ता की मांग करोगे, वो देना ही पड़ेगा उसको। तो वे आपका 100 दिन का आपका अधिकार है। कितने लोग को दे सकता है मैक्सिमम? जितने लोग पंचायत के जाएंगे सबको देना पड़ेगा उसको। मतलब एक फैमिली से एक आदमी को तो देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? एक फैमिली से एक आदमी को 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, तो आप उससे रोजगार की डिमांड कर सकते हो। ठीक है, लिखो इसमें थोड़ा सा जान लो इसको बारे में। लिखो, मनरेगा को 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू किया गया। शुरुआत में 200 जिलों में, हाँ, फिर बाद में 2008 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। 2006 से 200 जिलों में, देश के 200 जिलों में लागू किया गया। ठीक है, बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। मनरेगा एक स्कीम नहीं, ऐसा लिखो, मनरेगा एक योजना नहीं बल्कि एक अधिनियम है। योजना और अधिनियम में क्या अंतर हुआ? बड़ी बात है ये कह रहे हैं कि यह एक योजना नहीं है, यह अधिनियम है। ये कोई कानून हो गया है, जैसे योजना तो खत्म हो सकती है। तो कौन ज़्यादा पावरफुल? अधिनियम मतलब आपका अधिकार, कानून बना दिया गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। अब सरकार उसको बदलने के लिए एक मेजॉरिटी चाहिए। योजना क्या है? योजनाएं तो सरकार के आदेश पे आती हैं, निकलती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको अधिकार बना दिया गया, ये आपका अधिकार है। तो क्या है, लिख लिया आपने? यह एक योजना नहीं अधिनियम है। योजना एवं अधिनियम में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि योजनाओं को समाप्त किया जा सकता है। योजना एवं अधिनियम में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि योजनाओं को तो आसानी से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम सामान्यतः स्थायी होता है। ठीक है, ये है अस्थायी प्रकृति का योजनाएं, लेकिन ये स्थायी प्रकृति का होता है। ठीक है, लिख लिया? अब लिखो, मनरेगा के द्वारा ग्रामीण निवासियों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाता है। मनरेगा के तहत ग्रामीण निवासियों को कम से कम 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाता है। ठीक है, देखो, आप लोग पंचायतों से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। पंचायत में जाया करो और काम मांगो, और उनसे ये कहो कि मुझे मेरे लायक काम दो। ठीक है, ये नहीं कि वो बोल दे कि चलो फावड़ा उठाओ और माटी खोदो, काम दे दिया। ठीक है, एक्चुअल में मनरेगा में ऐसे ही काम मिलते हैं ज़्यादातर, कि कहीं रोड बन रही है तो चलो काम करो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ज़रूरी नहीं कि आप
माटी खोदो जाके। आप काम करवा सकते हो कि जितने मजदूर काम कर रहे हैं इनकी अटेंडेंस लूँगा मैं, ठीक है, कि कौन आया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, वो काम कर लो आप। मनरेगा वाली ही मजदूरी मिल जाएगी आपको और आपकी डिग्निटी भी बची रहेगी, ठीक है। आप अगर शर्म आ रही है, शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहना है डायलॉग कि अब्बू कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता है ना। तो कोई काम छोटा नहीं है, नो डाउट, लेकिन आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कोई काम छोटा हो भी सकता है, ठीक है। कि अगर कोई पीएचडी आदमी है और वो जाके सफाई कर्मी का काम करें तो उसके हिसाब से छोटा काम है, नो डाउट, मानना चाहिए। वो कहने की बातें हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो जिस लेवल का आदमी है उसको उसी लेवल का काम दिया जाए, यही न्याय भी है, ठीक है। अरिस्टोटल का न्याय यही कहता है। तो अगर बहुत हाई क्वालिफिकेशन वाला आदमी है उसको काम 10वीं पास वाला दे दो, एमटीएस वाला, तो उसके साथ इनजस्टिस, ठीक है। लेकिन आजकल चल भी यही रहा है ना कि लोग दूसरे का हिस्सा ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे जो जिस क्वालिफिकेशन में आता है उसमें अप्लाई नहीं करता, ग्रेजुएट वाला एमटीएस में अप्लाई करेगा, तो एमटीएस वाला कहाँ जाएगा फिर? जो 10वीं पास ही है उसकी जॉब तो ग्रेजुएशन वाला खा जाएगा, ग्रेजुएशन वालों की पीजी वाला खा जाएगा, पीजी वालों की पीएचडी वाला खा जाएगा। तो कोई अपने स्टैंडर्ड में तो लड़ ही नहीं रहा है, सब नीचे वालों का छीनना चाहते हैं, यही छीना झपटी चल रही है। अब जो चपरासी की क्वालिफिकेशन ही रखता है, 8वीं पास ही है, 10वीं पास ही है, कोई ऐसा वैकेंसी आती है कि ज़रूरत है चपरासियों की, 10वीं पास क्वालिफिकेशन, अब फॉर्म डाल देंगे कौन? सब ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले। तो वो क्या करे बेचारा, और वो सब ले जाएंगे, तो वो तो फिर बेरोजगारी रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में आगे।